तो हम लोग थे कि अगर वो सामान्य रूप से वर्क किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या लगाओगे, चार जो अनुसंख्यक गुण धर्म होता है उसका यूज करोगे। ठीक है, और वो कब काम करता है, जब वो विद्युत अनवघट्ट होता है, उसमें किसी भी विलेय के जो कण होता है ना तो उसमें वियोजन होता है ना तो क्या होता है, सगुणन होता है। उस कंडीशन में आपके चार अनुसंख्यक गुणधर्म एकदम सही टाइप से वर्क करता है। लेकिन अगर विलेय डाले हो, उसका वियोजन या संयोजन हो गया, तब आपको नई थ्योरी की जरूरत पड़ता है। उसमें क्या चेंज करें चार अनुसंख्यक गुणधर्म में कि वो थ्योरी सही हो जाए। उसके लिए आपको ये चीजें तो क्लियर है ना, प्रायोगिक दाब और सैद्धांतिक प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान की आवश्यकता होता है। प्रायोगिक मान जो हम लोगों को बाई प्रैक्टिकल पता चलता है, और सैद्धांतिक मान जो हम मान लेते हैं बाई कैलकुलेशन, तत्वों के परमाणु मोलों की संख्या से या उनके कणों की संख्या के आधार पर जो मान लेते हैं वो सैद्धांतिक मान होता है। बाई प्रैक्टिकल पता करते हैं वो क्या कहलाता है, तुम्हारा प्रायोगिक मान कहलाता है। तो जब थ्योरी सही हो तो आपका सही चलता है। कौन सा सही चलता है, चार अनुसंख्यक गुणधर्म। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा थ्योरी को क्या करते हो, चेंज करते हो, उसमें वियोजन या संगुणन हो जाता है, तब आपके चार अनुसंख्यक गुणधर्म सही सही वर्क नहीं करता। उसके लिए फिर एक नई थ्योरी देना होता है जिसका नाम क्या है, वांट हाफ थ्योरी। क्या थ्योरी है, वांट हाफ थ्योरी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको पता चला था, इसमें आपने एक मोल डाले हो लेकिन वो दो मोल में परिवर्तित हो गया, तो वहां पर आई की वैल्यू चेंज हो जाता है। और आई की वैल्यू को दो तरीके से निकालते हैं, मोलों की संख्या के आधार पर और उसके आणविक भार के आधार पर। मोलों की संख्या के आधार पर निकालोगे 2/1 आता है, और अणु संख्या के आधार पर अणु द्रव्यमान के निकालोगे तो एमटी और एमओ आता है। टी फॉर थ्योरिकल है और ओ फॉर क्या है, ऑब्जर्व है, जो आपने ज्ञात किया है। जैसे आपको पता था कि NaCl आपने एक डाला है, लेकिन वो एक नहीं डाले, एक जैसी डाले तो उसका क्या हो जाता है, वो एक नहीं होता है, वो दो में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने डाले तो एक थे लेकिन वो दो में चला जाता है। उसी प्रकार अगर कोई क्या हो जाता है, उस किसी का क्या होता है, सगुणन हो गया, तो सगुणन में आप क्या देखते हो कि भाई डाले तो आप दो थे, लेकिन वो दोनों अणु जुड़ कर क्या हो गया, तुम्हारा एक बन गया। जैसे कि यहाँ देखो, एसिटिक एसिड को जैसे आप किस में डालते हो, बेंजीन में डालते हो, तो डालते तो दो हो, लेकिन उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, उसके कारण दो अणु आपस में जुड़कर डाइमर बना लेता है। तो आपको थ्योरिकली पता है कि वो दो है, लेकिन जब ऑब्जर्व करते हो तो पता चलता है कि क्या है, तुम्हारा एक है। और इसको मैं पहले ही जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं क्लियर किया था कि जो थ्योरिकल होती है ना, हम लोग आई इज इक्वल टू, आप चाहो तो आप ये निकाल सकते हो, आई इज इक्वल टू होता है मोलरता। क्या होता है, मोलरता बटे क्या होता है, फॉर्मलता। अगर आपको मोलरता और फॉर्मलता पता होगा तो आप आसानी से इसको समझा सकते हो वाट हाफ कांस्टेंट को या वाट हाफ गुणांक को, फैक्टर को। क्या पता होना जरूरी है, मोलरता और फॉर्मलता कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, और वो मैं डिटेल आप लोग को बता चुका हूं। ठीक है, ये था। आवाज आ रहा है ना मेरा? ठीक है, तो फिर ये था कि आप वाट हाफ फैक्टर में क्या क्या होता है, जब वियोजन हो जाता है तब आ, आ, ये इसका जो आणविक द्रव्यमान है उसमें क्या अंतर आता है। तो उसका जो आणविक ऑब्जर्व मास होता है वो कम होता है, और थ्योरिकल मास क्या होता है, ज्यादा होता है। आई की वैल्यू ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है, सॉरी, आई की वैल्यू एक से ज्यादा होता है। विलों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे देखो यहाँ पर एक था लेकिन ये तुम्हारा दो हो गया, सॉरी यहाँ पर एक मिस हो गया, यहाँ पर Cl लिख लेना, सोडियम क्लोराइड, ये थोड़ा सा मिस हो गया है थोड़ा सा लिखते समय। अनुसंख्या गुणों की संख्या बढ़ जाती है और आणविक द्रव्यमान क्या हो जाता है, तुम्हारा घट जाता है। जबकि अगर सगुणन हो जाए तब ऑब्जर्व मास क्या होता है, तुम्हारा बढ़ जाता है, थ्योरिकल मास क्या हो जाता है, घट जाता है। ऑब्जर्व मास क्या था तुम्हारा 120, और थ्योरिकल मास क्या था तुम्हारा 60, मैं बता चुका हूँ ना। और इसमें आई की वैल्यू, वाट ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू एक से क्या होता है, कम होता है। इस संख्या में विलेय की संख्या में कमी आ जाता है। अब पहले दो थे, मिला आपको एक है। ठीक है, अणुसंख्या गुणधर्म क्या गुण क्या हो जाती है, तुम्हारा बढ़ जाता है, और विलेय का द्रव्यमान क्या, सॉरी, दोनों कम हो जाता है और विलेय का द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये दोनों किस पर लागू होता है, विद्युत अपघट्य पर। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसको डालने पर आयन में परिवर्तित होते हैं, वहां पर काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर वो विद्युत अनवघट्य हुआ, विद्युत अनवघट्य हुआ तो वहां पर सिंपल होता है, उस पर किसी प्रकार की ना तो ऑब्जर्व वैल्यू में अंतर आता है, ना थ्योरिकल वैल्यू में अंतर आता है, ना आई की वैल्यू एक के बराबर होता है, विलेय की संख्या अनचेंज होता है, अणु संख्या गुण अनचेंज होता है, और
विलेय का द्रव्यमान अनचेंज होता है, तब वहां पर जो 4 अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े थे, क्या पढ़े थे? वाष्प दाब में अपक्षेपिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्रासरण दाब वो सेम होता है। लेकिन अगर उसका वियोजन और सगुणन हो जाए तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, और सब में क्या करना पड़ता है? आई से गुना करना पड़ता है। एमबी को, जिसका आणविक द्रव्यमान आता है, उसके किससे गुना करना पड़ता है? आई से। तो यहाँ पर भी आपको आई, आई और आई, चारों में आपको आई प्लस करना होता है या आई से गुना करना पड़ता है, उसमें वियोजन या सगुणन हो गया। तो बस इतना सा है, ठीक है। वाट ऑफ गुणांक एवं अनुसंख्यक में संबंध, आई से आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक। फिर वो कितना अंतर आता है, इसको समझाने के लिए एक नेक्स्ट थ्योरी है, ठीक है। हेलो, आवाज आ रहा है ना? सर ठीक है, करके देखते हो। तो हम वियोजन स्थिरांक निकालते हैं अल्फा। क्या निकालते हैं? वियोजन स्थिरांक क्या होता है? अल्फा की गणना करते हैं। विलेय की वियोजन के लिए वाट ऑफ गुणांक आई की गणना करना, ठीक है। तो वियोजन स्थिरांक कैसे निकालते हैं? एक यहाँ पर आपको चीज दिख रहा है ना, ये बॉटल, उसको ध्यान से देखना। इन दोनों चीज को समझते हैं कि एक हो क्या रहा है। विलेय के कुल अणुओं में, विलेय के कुल अणुओं में से कितने वियोजित होते हैं, इस रूप में ही इसे परिभाषित किया जाता है। वियोजन की कोटि किसे कहते हैं? कि विलेय के कुल अणुओं में कितने वियोजित होते हैं। आप 10 लिए हो और उसका अगर 8 वियोजित होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी वियोजन की कोटि क्या बोलेंगे? 8 बोलेंगे ना। तो कुल अणुओं में कितने वियोजित होते हैं, इस रूप में इसे परिभाषित किया जा सकता है। इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं। यदि वियोजित होने वाली अणुओं की संख्या एवं विलयन में विलेय के अणुओं की कुल संख्या का अनुपात होता है, यह वियोजित होने वाली अणुओं की संख्या, वियोजित होने वाली कितने अणु वियोजित हुआ है उसकी संख्या, एवं विलयन में विलेय की अणुओं की संख्या का क्या होता है? अनुपात होता है। तो ये आई किसको बोलते हैं ये बता दिया है। साम्य अवस्था में अणुओं की संख्या, एक्चुअल में अभिक्रिया की कोटि ये बता रहा है। अभिक्रिया ये ना, वियोजन की कोटि अल्फा को बता रहा है। अल्फा की कोटि क्या होता है? ऊपर में क्या लिखोगे? वियोजित होने वाली कुल अणुओं की संख्या बटे क्या लिखोगे? विलयन में विलेय की अणुओं की संख्या। अब ये अल्फा कैसे बताया? कि आपने टोटल 100 लिया है, ये मान लेते हैं कि इसमें जो टोटल अणु है, इसमें टोटल अणु आपके कितने हैं? 100 हैं। उस 100 में 80 वियोजित हो रहे हैं, तो 80 वियोजित हो रहे तो ऊपर में क्या लिखोगे? वियोजित होने वाली अणुओं की संख्या क्या लिखोगे? 80, ये दिख रहा है। बटे क्या होगा? उसमें आपने कितने 100 अणु लिए थे? कितने लिए थे? 100। तो क्या लिखोगे नीचे? 100, ठीक है। उसका परसेंटेज कितना आएगा? अगर हम निकालेंगे तो 0.8 आएगा। तो ये 0.8 क्या है? तुम्हारा वियोजन की कोटि है। 100 लिए थे, उसमें केवल 80 टूटे हैं। उदाहरण समूह यहाँ लिखा है 80% वियोजन, का अर्थ है कि 100 अणुओं में से 80 अणु क्या हुए हैं? वियोजित हुए हैं। सर हाँ, स्लाइड स्लाइड नहीं दिख रहा है। किसी को नहीं दिख रहा है क्या? लोग को तो दिख रहा है सर। आ जाएगा थोड़ा देर में। अगर नेट थोड़ा इधर उधर होता है तब भी वो समस्या आता है। मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ। अब ठीक हो ओके गया क्या? सर। अब ठीक हो गया? अब पायल बोल रही है क्या कि युक्ति नहीं बोल रही? युक्ति बोल रही है। यस सर, पायल हाँ पायल, आवाज से नहीं वही दिख लगा रहा ना। है हमें। हाँ, थोड़ा देख लेना ना। यस सर। ये कौन बार बार आते जाते रहते हैं रे? पीर पीर करता है आवाज। चलो, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया कि 80% कहने का मतलब क्या है? कि 100 में 80 वियोजित हुए। अतः स्पष्ट है कि अल्फा का मान या वियोजन इकाई का वैल्यू क्या है तुम्हारा? 1 से ज्यादा नहीं होता। 1 से ज्यादा है क्या? 0.8 है। तो अब आपको ये समझना कैसे, ये दोनों डायग्राम, इसको और इसको एक साथ समझना है कि आपने क्या लिया? एक विद्युत अपघट्य लिया है, और विद्युत अपघट्य के रूप में हमने एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड शुरू में T इज इक्वल टू 100 है, दिख रहा है ना। जब आप समय 0 लिए हो, उसमें कोई भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं है, तो आपने 100% क्या लिए? एसिटिक एसिड लिए हो, तो T इज इक्वल टू 0। उस समय वो कहीं आयनों में वियोजित हुआ है क्या? नहीं हुआ है, तो उस समय तो 0 रहेगा। लेकिन आप T इज इक्वल टू T टाइम बाद, आपने थोड़ी देर बाद क्या देखा? कि जो एसिटिक एसिड है उसके 100 में 80 अणु, कितने में? 100 में 80 अणु क्या हो गए तुम्हारे? टूट गए। ध्यान से देखो,
आपने एसिटिक एसिड कितने लिए थे? आपने लिए थे 100। कितने लिए थे? 100। आपने 30, तो इस जब समय इज इक्वल टू 0 रहेगा तब ये तो 100% रहेगा, लेकिन टी इज इक्वल टू टी टाइम में आपने देखा तो क्या देखे आपने कि जो एसिटिक एसिड टूट गया, तो एसिटिक एसिड कैसे टूट गया? तो CH3COO माइनस और H प्लस। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 100 में 80 जो है क्या बना? एसिटिक आयन बना, एसिटेट का आयन बना, और 10 क्या बना? सॉरी, और 80 ही क्या बना तुम्हारा? हाइड्रोजन प्लस का आयन बना या H प्लस का आयन बना। समझ रहे हो ना? 100 इज इक्वल टू 0 है। उस कंडीशन में तो क्या है तुम्हारा कि 100% एसिटिक एसिड है, लेकिन टी इज इक्वल टू टी टाइम में देखोगे तो उस समय क्या हुआ? 80% तुम्हारे एसिटेट आयन बन गए और 80% क्या बन गए? तुम्हारा हाइड्रोजन आयन। अगर कोई टूटेगा तो दोनों बराबर मात्रा में बनाएगा ना, प्लस और माइनस। ये कौन जो बार बार जुड़ता है उसको बोलना नेक्स्ट क्लास अटेंड मत करे, थोड़ा देखना तेरे कौन है। ठीक है, तो ये कंडीशन बता रहा है टी इज इक्वल 0 पर तुम्हारा एसिटिक एसिड 100% होगा। उस समय आपका बी तो बना नहीं रहेगा, प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं, ये अभिकारक साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, लेकिन टी इज इक्वल टू टी समय में देखे तो आपका एक में 80% भाग है। अल्फा मतलब क्या है तुम्हारा? 80% भाग क्या हो गया तुम्हारा? टूट गया, और वो क्या बनाएगा तुम्हारा? Na। और ये एन समझिए कि कितने आयनों में टूटा है, तो कितना टूटा होगा देखो। ये अगर मैं मान लू कि एक को अगर मैं 100 मानूं तो 100 कितना बोला है हमने? 80 टूटा है। और किसमें टूटा है तुम्हारा? एसिटेट में। तो दो अणु बनाया कि नहीं बनाया? एक एसिटेट बनाया COO माइनस, और एक क्या बनाया तुम्हारा? H प्लस। तो आप इसको क्या करोगे? 2 गुणित 60 करोगे, सॉरी 80 करोगे तो कितना हो जाएगा टोटल? यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा 160। आ रहा है ना? ये Na क्यों लिख रहा है? क्योंकि कितने में टूटा है? तो 2 में टूटा है, तो N की वैल्यू क्या होगा तुम्हारा? 2। और वो A क्या है तुम्हारा? कितना टूटा है? तो 80 टूटा है 100 में। ऐसा है ये। आया समझ? आया समझ? ठीक है। यस सर। अब ये बोल रहा है कि साम्य अवस्था में, अब ये देखो, अब इसके बाद ये साम्य अवस्था में चला गया। साम्य अवस्था में क्या होता है? जितने टूटते हैं उतने बढ़ रहे हैं। अब वो 80 का 80% होगा ना, तो 80 से घट के 79 जाएगा ना, बढ़ के 81 जाएगा, 80 का 80 रहेगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? साम्य अवस्था। और साम्य अवस्था में उस विलयन में कितने कण हैं? तो देखो कितने कण आ गया साम्य अवस्था, इसको शो कर रहा है। उस साम्य अवस्था में 20% तो तुम्हारा एसिटिक आयन, एसिटिक एसिड है जो टूटा नहीं है। 80% क्या है तुम्हारा? 80% क्या है तुम्हारा? एसिटेट का आयन है जो टूट गया है। और 80% क्या है तुम्हारा? हाइड्रोजन आयन जो टूटा है। मतलब इसमें टोटल अगर मैं अंकों में बात करूं तो 20 कण किसके होंगे तुम्हारे? एसिटेट आयन जो टूटा नहीं है साम्य अवस्था में। 80 तुम्हारा क्या होगा? एसिटेट आयन, और 80 ये होगा। तो टोटल इसमें साम्य अवस्था में कितने मोलों की संख्या होगा? 180 होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कितना होगा? 180 साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था में कितने कण हैं आपको बताना है। तो कितने कण है दिख रहा है ना? 20 तो ये हो गया, 20 ये हो गया, 80 ये, 80 ये। साम्य अवस्था में ये इतने टोटल है वहां पर उपस्थित है। ठीक है, तो वही चीजें यहां पर बता रहा है, साम्य अवस्था में कितने कण है उसके लिए ये वाली फॉर्मूला है। ठीक है, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, अगर इसको लिखेंगे तो हो जाएगा ये 1। तो आपको पता है अल्फा क्या है तुम्हारा? ये 2 कणों में टूटा है, प्लस और माइनस तो वो 2 हो जाएगा। n क्या होगा तुम्हारा? सॉरी, अल्फा तो वियोजन की मात्रा 80 हो जाएगा ना, और n क्या होगा तुम्हारा कि कितने कण बने हैं। ऐसे करके हम लोग I की वैल्यू निकालते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? साम्य अवस्था में कुल अणुओं की संख्या। तो साम्य अवस्था में कितने अणु हैं वो ये वाली फॉर्मूला बता रहा है। साम्य अवस्था में कितने अणु हैं कौन बता रहा है? ये वाली फॉर्मूला बटे प्रारंभिक अवस्था में कुल अणु की संख्या। तो प्रारंभिक में कितना था तुम्हारे पास? एक ही था या 100% था? अगर मैं परसेंट में बात करूं तो 100, अगर इकाई में बात करें तो 1। समझ रहे हो ना? लेकिन साम्य अवस्था में अगर मैं अंकों में बात करूं तो इतना है। 20 कण जो टूटा नहीं है वो है, 80 कण ये है, और 80 कण ये है, टोटल 180 है। और साम्य अवस्था में कितना था तुम्हारा? केवल और केवल 100। तो आप इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, साम्य अवस्था में 180/100, या इस फॉर्मूला पे मान रख सकते हो। अगर फिर ये बाकी इस फॉर्मूला को हल किया गया है। आई मतलब हो गया तुम्हारा वाट ऑफ फैक्टर, साम्य अवस्था में कुल अणुओं की संख्या ये वाला है,
1 प्लस अल्फा n माइनस 1। फिर प्रारंभिक अवस्था में कुल अणुओं की संख्या, तो प्रारंभिक में आपने कितना लिया था, 1, तो वही 1 है। तो i इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू निकल है तुम्हारा, i इज इक्वल टू क्या हुआ, फिर इसके बाद इसका पक्षांतर है, पक्षांतर इधर करेंगे क्या होगा, माइनस अल्फा n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस आई, ये इधर लिखेंगे तो 1 माइनस आई। फिर टोटल वैल्यू करेंगे तो हमको अल्फा का मान इतना निकलता है। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, आई माइनस 1 बटे एन माइनस 1। आई क्या है तुम्हारा, वांट ऑफ फैक्टर है, और एन क्या है तुम्हारा, वही कितने मोल में टूटे हैं ये। जैसे यहाँ पर एसिटिक एसिड 2 चीज में टूटा था, इसको अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने ए लिया था एसिटिक एसिड, क्या लिए थे आपने, एसिटिक एसिड ए लिए थे, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ए लिए थे, और ए लिए थे, वो 2 चीजों में टूटा था तुम्हारा, बी और सी, प्लस और माइनस में टूटे थे कि नहीं टूटे थे, बी और सी। तो आपने अगर शुरू में 100 लिया था तो ये तो प्रारंभिक समय में इसका उत्पाद बना ही नहीं था, तो 0 रहेगा। लेकिन t इक्वल टू टी टाइम में इसमें से 100 से कितने कण कम हो गए तुम्हारे, 80 कण कम हो गए। फिर 80 तुम्हारा क्या बना, प्लस, 80 क्या बना तुम्हारा, माइनस। अगर इस अवस्था में बोले कितना कण है, तो 100 में 80 घटाओ तो कितना बचा तुम्हारे पास, 20, और इधर को जोड़ोगे तो कितना होगा तुम्हारा, 80 80, टोटल 180 कण बचे रहेंगे, बचे रहेंगे नहीं बचे रहेंगे। ठीक है, तो यहां से वैल्यू आता है, एन क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ पार्टिकल या आयन फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन, कितने आयंस बने या पार्टिकल बने वो उसकी नंबर है। जैसे कि यहाँ पर एसिटिक एसिड के 2 आयन बने, प्लस और माइनस, तो वो एन का नंबर है। आया समझ, हेलो, आ गया, कर लोगे, यस सर। ठीक है। तो Yes, sir. ये प्रारंभिक बता रहा है, और ये साम अवस्था, इसी को तुमको समझना है, साम अवस्था बोल क्या रहा है, कितने कण है वही को समझना है तुमको। अगर ये समझ गए होगे तो ये टॉपिक तुमको समझ आएगा। साम अवस्था में वो 20 जो टूटा नहीं है वो भी है, और 80 और 80 जो आयन में टूट गए वो भी है, तो टोटल 180 कण हो गए। वियोजन में और कणों की संख्या बढ़ता ही नहीं बढ़ता है, आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा, अब आता है ये सगुणन, जुड़ जाएगा तब क्या होगा, जुड़ेगा तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर ये एसिटिक एसिड लिया गया प्रारंभिक समय में 100% है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, इसको अलग कलर में डालने का मतलब क्या है, ये बेंजीन में डाला है। जैसे आप पानी में डालते हो एसिटिक एसिड आयनों में टूट जाता है, सबको पता है ना। पानी में डालोगे तो वो CH3 C डबल वो माइनस और H प्लस में टूटेगा, लेकिन आप बेंजीन में डालोगे तो 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाए और क्या बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं। सगुणन सगुणन, ये कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे तो। अच्छा 3% वियोजित हुआ, 90% वियोजित हो गया है। सॉरी, ये तो थोड़ा गलत हो गया ये वाला डायग्राम, फिर से देखना पड़ेगा, जब हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया है क्या रे। चलो देखते हैं ना, हमको जो समझना है वो समझते हैं। हेलो हेलो, कोई तो बोलो। चलो, तो अब आता है सगुणन किसे कहते हैं। विलेय की कुल अणुओं में कितने संयोजित होते हैं, इस रूप में इसे परिभाषित किए जाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर 90% लिखा है, क्या लिखा है आपने, 90%। तो 90% कहने का मतलब क्या है कि आप 100 में, ध्यान से देखना ना, 100 आपने एसिटिक एसिड लिया है, थोड़ा मैं ठीक करूंगा उसको, आप लोग अपने कॉपी में ठीक कर लेना। 100 आपने एसिटिक एसिड क्या किए, आपने लिए हैं। उस 100 में 90% का, उस 100 में कितना हो रहा है, 90 का, मतलब 90 कण का क्या हो रहा है तुम्हारा, डाइमर बन रहा है। कितना बन रहा है तुम्हारा, 90 डाइमर बन रहा है। मतलब क्या हुआ तुम्हारा, CH3 C डबल ओ 90 का डाइमर बन रहा है, सॉरी 90 का, मैं लिख रहा हूं ना, ये CH3 आपको, ये 100 कण है, कितने कण लिए थे आपने, 100 कण लिए थे, इसमें से 90 का डाइमर बन गया। 90 का क्या बन गया, डाइमर। तो डाइमर कैसे बनेगा, ध्यान दो, CH3 C डबल ओ H, ये इसके 2 कण मिल जाएंगे आपस में, 2 कण क्या मिल जाएंगे आपस में, और इन
टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। आ रहा है समझ? हेलो, कोई तो बोलो रे। समझ में आप क्या बोले? मैं बोला कि 100 कण है, 100 में से 90% का डाइमर हो रहा है, बोल रहा है। ध्यान सुनो, 100 का कितना बोल रहा है? 90% डाइमर हो रहा है। 90 मतलब क्या हुआ? 90 कण का डाइमर होगा। 100 में 90 का डाइमर होगा, तो 90 का आधा बन जाएगा तो दो बनेगा कि नहीं? हर 90 का आधा हो जाएगा। 90 जो कण है उनमें से डाइमर होगा, तो 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45 होगा कि नहीं होगा? 90 का आधा कितना होगा तुम्हारा? 45 होगा। इसको गलत लिख दिया हूं मैं, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। CH3 C डबल O और H, इसमें कणों की संख्या बचेगा 45 बचेगा। नहीं आया क्या समझ तुमको? आ गया सर। मैं अगर नहीं आया होगा तो एक बार थोड़ा रिवर्स जाता हूं। सर वो वाली में डायग्राम था उसमें जाता हूं। देखो रे, ये देखो, इसको देखो। वो क्या बोला कि डाइमर बनता है, किसमें बनता है? बेंजीन में। तो देखो, आपने 100 तो लिया था एसिटिक एसिड। देखिए यहां पर देखो, 100 क्या लिए थे आपने? एसिटिक एसिड। उस 100 का क्या बोला है कि 90% का डाइमर बनता है। पूरे 100 का नहीं बनता। 100 में 10 तुम्हारे बचे रहेंगे और 90 का क्या बन जाएगा? तुम्हारा डाइमर बन जाएगा। तो डाइमर बनने के देखो दो कण ले रहा है, ये एक कण और ये दो कण, ठीक है? तो ये भी तुम्हारा 45 रहेगा, ये भी तुम्हारा 45 रहेगा, और 45 के दो कण आपस में अगर मिलेंगे तो वो 90 हो रहे हैं, लेकिन उनको आधा कर देंगे तो वो 45 होगा नहीं होगा? अब ये जो दोनों 45 45 मिलकर केवल एक ही कण बनाएंगे, दो कण नहीं बनाएंगे, तो 90 का आधा कितना होगा? 45 होगा ना? हेलो, यस वही तो बोल रहा हूं मैं। डाइमर में क्या होता है? दो कण आपस में मिल जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनो। 90 में दो कण आपस में मिल जा रहे हैं, तो बचेगा कितना? दो आपस में मिलेंगे तो 45 ही बचेगा ना। तो टोटल संयोजन संयोजन के बाद टोटल अणुओं की संख्या तो 45 हो जाएगा, 90 नहीं रहेगा। और हमको पता है कि संगुणन में अणुओं की संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है। आपने पढ़ा ही था कि दो कण हम एसिटिक एसिड लेते हैं, इसका एक बनता है, क्योंकि उसमें क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है दो एसिटिक एसिड के बीच में। तो यही चीज मैं बोल रहा था कि विलेय के कुल अणुओं की संख्या में कितने संयोजित होते हैं, इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कितने संयोजित होते हैं, इसको हम लोग अल्फा कहते हैं। इसको कभी कभी डिसोसिएशन भी लिखा होता है, बीटा भी लिखा होता है, याद रखना। किसी किसी बुक में इसको बीटा भी लिख देते हैं, लेकिन मैं अल्फा लिया हूं करके अल्फा ही लिया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कभी कभी किसी बुक में बीटा भी बोल देते हैं, तो वो बीटा भी लिख सकता है, अल्फा भी लिख सकता है, चलेगा। यह संयोजित होने वाली अणुओं की संख्या एवं विलयन में विलेय के अणुओं के कुल अनुपात पर निर्भर, कुल अनुपात की संख्या होता है। तो क्या देखो, डाइमर कैसे बन रहा है कि 100 टोटल कितने संयोजित हुए तुम्हारे? 90। कितने हुए तुम्हारे? 100 में। तो इसका वियोजन या संयोजन के परसेंट कितना होगा तुम्हारा? 0.9। ठीक है, मान लो अब ये कंडीशन मानो कि T इज इक्वल टू टी टाइम लिए हो आपने। T इज इक्वल टू क्या लिए हो आपने? टी टाइम। उस समय ये जो है आपके पास जो एसिटिक एसिड है वो क्या है आपका? 100% है। उसको आपने किस में डाल दिया? फिर बेंजीन में। बेंजीन में डालोगे तो उसका क्या हो जाता है? डाइमर बनना चालू हो जाता है। कितना बनना चालू हो जाता है? डाइमर। अब ये डाइमर कैसे बनेगा? 90, देखो मैं परसेंट में बोल रहा हूं इसलिए इसको समझा रहा हूं। इसको मैं लिख रहा हूं कि 100 में आपका कितना डाइमर बनेगा? 90 बनेगा। 100 में कितना बनेगा? 90। तो ये इसी चीज को यहां लिखा है, देखो ध्यान से। ये तुम्हारा हो गया 90, और डाइमर कितने अणुओं से मिलकर बना है? दो अणुओं से, तो दो से भाग देंगे ना। अरे एसिटिक एसिड वहां पर दो लिखा था ना। पगला, डाइमर कैसे बन रहा है रे? दो अणुओं से बन रहा है ना, तो 90/2 करेंगे ना। कितने अणुओं से? जितना शुरू वाले में जितना बन रहा था उससे गुना कर रहे थे। यहाँ पर जितने कणों से मिलकर बन रहा है उसको से भाग भाग देंगे। तो 90 किससे, कितने कणों के बन रहा है? दो से। तो इसको जब करेंगे तो हमारे पास मिलेगा कितना? 45 ही कण तो मिलेगा क्या? 90/2 करेंगे तो 45 ही मिलेगा। इस साम्यावस्था में विलेय की कुल अणुओं की संख्या, ये विलेय की अणुओं की संख्या ऐसे निकालते हैं कि कितना है
कितना होगा इस कंडीशन में विलेय की संख्या 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा बटे एन, तो ये अल्फा बटे एन आ रहा है। अगर इसका लिखना चाहोगे तो आप मैं अंक में लिख रहा हूं, ये 100 माइनस कितना होगा तुम्हारा 90 होगा, 100 माइनस 90, ठीक है। ये वाली प्लस को लगाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग प्लस, फिर क्या लिखेंगे 90, अल्फा को हमने क्या माना है 90 माना है ना, और एन कितने कणों से मिलकर बना है 2 कणों से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 45, सॉरी ये हो जाएगा तुम्हारा 45, कितना बचेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर बच रहा है तुम्हारा 10 और यहाँ पर बच रहा है तुम्हारा 45। अब साम्य अवस्था में से कितने कण बचे टोटल, टोटल बचे तुम्हारे पास केवल 55, बचे कि नहीं बचे, 100 लिए थे लेकिन साम्य अवस्था में कितना बचा तुम्हारा 55, क्योंकि 90 का तो तुम्हारा डाइमर हो गया उसमें, ठीक है। तो इस कंडीशन में कितने अणु बचेंगे साम्य अवस्था में, तो डाइमर फॉर्म के 45 बचे और 10 जो अणु डाइमर नहीं बनाए हैं वो बचे हैं। तो ऐसे करके इसका कैलकुलेशन करते हैं। बाकी ये तुम्हारा मैथमेटिकल फॉर्म है कि I इज इक्वल टू प्रारंभिक साम्य अवस्था में कितने अणु थे, प्रारंभिक अणु में कितने अणु थे, तो साम्य अवस्था में तो दिख रहा है 1 माइनस अल्फा प्लस ए बटे एन, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में कितना था तुम्हारा n, तो ये तुम्हारा n होगा। ये साम्य अवस्था में पूरा लिया जाता है ना कितने कण बचे थे, उसको मैं तुमको अंकों भी समझा दिया हूँ, साम्य अवस्था में पूरा आएगा और इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है, कितने बचे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे एन। ये समझ आया ना जो मैं लिखा था, वो आप लोग कॉपी लिख रहे हो ना, यस। तो हर में तो एक का कोई वैल्यू नहीं होता, तो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 1 बटे अल्फा, फिर इसको फिर से कैलकुलेट किया गया है, अल्फा अल्फा ये ए वाले को एक साइड ला दिया गया है, ठीक है। ये वाला, ठीक है, I इज इक्वल टू ये हो गया, फिर इसको पूरा यहाँ से केवल दोनों में से अल्फा का उभय निष्ठ करके बाहर निकाला गया है, फिर आपके पास अल्फा वियोजन की मात्रा की वैल्यू इतना आता है जब लास्ट में आओगे तो। आया समझ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लग रहा है मेरे को, ये यहाँ पर ना हमको कितना लिखना पड़ेगा, इसको डाइमर बनाना पड़ेगा, तुम लोग अपना कॉपी में सही कर लेना, देखो CH3 COOH लिखना, दोनों साइड ब्रैकेट लगाना, दोनों साइड क्या लगाना ब्रैकेट लगाना, और वहां पर नीचे में लिखना 2 और इसकी संख्या आप लिखना 45, कितना लिखोगे 45। देखो अब इसी को मैं समझा रहा हूं, ये तुम्हारा टोटल कितना था 90 था और कितने अणुओं से मिलकर बना था 2 अंकों से, तो वो 45 ही बचेगा यहाँ पर, ये इसको करेक्ट कर लेना, उसका जस्ट फोटो कॉपी हो गया था जो कि गलत है। अब इसमें अणुओं की संख्या पूछेगा ना, तो ये कितना बन रहा है तुम्हारा 45 और ये तुम्हारा कितना बच रहा है 10, टोटल 55% ही बचेगा यहाँ पर साम्य अवस्था में अणुओं की संख्या। तो ये कर लोगे तुम लोग, कर लोगे ना, यस सर। इतने को हटा देना है, उसको आपको डाइमर बनाना है, उसको ये किसी ने अगर नहीं किया होगा तो वापस करते देखो, ये COOH लिखना है, इसको ब्रैकेट में लेना है, ये 2। अब इसी चीज को तो लिखा गया यहाँ पर, ये कितने कण है तुम्हारे 90 हैं, 90 के कितने कणों से मिलकर बना है, एक डाइमर 2 कणों से, तो वो n इज इक्वल टू 2 आएगा, और फिर ये कितना आएगा तुम्हारा 45, और ये फिर लास्ट में आपका बचेगा 55% साम्य अवस्था में। हो जाएगा ना तुम लोगों के साथ। विलयन की वियोजन के लिए वाट हाफ गुणांक, अगर आपको विलयन के वियोजन के लिए वाट हाफ गुणांक लिखना है तो आपको डायरेक्ट ये वाली फॉर्मूला याद रखना है कि I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा होता है, जहां पर 1 क्या है तुम्हारा अंक है, अल्फा क्या है कितने वियोजित हुए हैं परसेंट में लिखना चाहो तो, n क्या है कितने कणों में वियोजित हुए हैं, प्लस माइनस वाला ही है वहां पे, और अल्फा वही वियोजन का परसेंट है। लेकिन अगर वाट हाफ गुणांक, सॉरी यहाँ पर फिर से गलत हो गया, मैं कॉपी पेस्ट में बहुत ज्यादा मिस्टेक कर दिया, विलय के यहाँ पर ना संयोजन रहेगा, मैं कॉपी पेस्ट मारा हूं ना दोनों को, तो उस चक्कर में ना कई चीजें लिखना भूल गया है, ये संयोजन रहेगा, ठीक है। हेलो ध्यान दो, संयोजन रहेगा यहाँ पे, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा n बटे अल्फा a बटे अल्फा। अब इसको तुम लोग कॉमन सेंस में भी यूज कर सकते हो अगर लिखना चाहो तो, यहाँ पर जो n है वो गुना है, जब आप संयोजन करोगे वियोजन करोगे तो गुना में रहेगा, और जब संयोजन करोगे तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा भाग में रहेगा, ये तुमको संयोजन करना है, इसको क्या लिखना है तुमको संयोजन, ठीक है ना। फिर ये लास्ट लाइन है आपके लिए, थैंक यू फॉर रीडिंग। इस तरह से हमारा पहला क्लास खत्म होता है। इसके लिए आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ता है, ये पता है कि नहीं पता है, ठीक है।
तो ये देखो पहली चीज तो एकदम बेसिक है, इसमें कुछ चीज पूछा नहीं जाता। द्विअंगी, त्रिअंगी, चौरंगी है तो आप बता सकते हो कि कितना होता है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संतृप्त असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं आप बता सकते हो। ठीक है, पेपर के पर्पज से यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको शक्ति क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टॉपिक आपको मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मल, ये जो 7 टॉपिक लिखा है ये आपको पता होनी चाहिए विथ न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल में आपको किसमें ध्यान देना है, मोलरता और नॉर्मलता, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए। मोलरता निकालने का, नॉर्मलता निकालने का, इससे रिलेटेड एमबी विलेय की अणुओं की संख्या आपको निकालना आना चाहिए। आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ये निकालना आना चाहिए। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, यस सर। यहाँ पर आपको किस पर फोकस करना है, मोलरता और नॉर्मलता पर, और इससे रिलेटेड जितने भी मैथ्स हैं उस पर आपको, या गणितीय रूप है उन पर भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद क्या है, ये तो मैं बोल चुका हूं। ठीक है, पूरी चीजें यहाँ पर बना दिया गया है। फॉर्मलता है, फॉर्मलता है, मोल प्रभाज आप तो इंपॉर्टेंट समझ आ गया होगा लास्ट तक हमारा क्या था। तो इसमें वही चीजें हैं, आपको इनसे रिलेटेड मैथ्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, शेयरिंग बंद करता हूं, दूसरा स्लाइड पाता हूं। आपको डिटेल इसलिए पढ़ाया गया ताकि आपको समझ आना चाहिए। समझ रहे हो ना मेहनत को। दूसरा चीज क्या है, दूसरा इस टॉपिक से देखो क्या है। दूसरा है, ये भी उतना पूछा नहीं जाता, सिंपल सिंपल चीजें हैं इसमें। ये प्रतिस्थापित ठोस किसे कहते हैं, अंतराकाशिक किसे कहते हैं, ये केवल पढ़ोगे समझ आ जाएगा, ये भी उतना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आता है, ये इसका रिलेशन पूछता है ना टेम्परेचर और दाब और प्रेशर से, जो भी होता है ये वाली चीजें। ठीक है, ये अगर हम लोग बात करें ना ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो ठोस की विलेयता को क्या क्या प्रभावित कर सकता है वो पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आता है विलेय की कणों की प्रकृति। दूसरा क्या आता है यहाँ पर, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव, इस पर डिटेल हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, गैस की द्रव में विलीयता, इसको भी पूछा जाता है, इसकी प्रकृति नहीं उतना पूछा नहीं जाता। टेम्परेचर, दाब और ताप का प्रभाव पढ़ ले रहना। ठीक है, और यहाँ से आईएमपी आता है, हेनरी का नियम, आईएमपी लगा लो, हेनरी का नियम आता है। ठीक है, फिर हेनरी के नियम बस इंपॉर्टेंट है इसके, ये तो कैरेक्टर को बता दिया था, मुंह जुबानी याद होना चाहिए कि कब क्या होता है, क्या क्या बीमारी होता है। तो इस स्लाइड से उतना ही है, दूसरी वाली स्लाइड से भी ज्यादा नहीं है। हेनरी के नियम इंपॉर्टेंट, बाकी सबको पढ़ना है, आपको बता रहा हूँ पेपर में क्या आता है वो बता रहा हूँ। पता चलता है कि सर बोले हैं करके ऐसे ही पढ़ दिए हो। स्कूल का भी स्टार्ट होगा सर? स्कूल का तो रहने देना जी, सितंबर में भी नहीं खुलेगा पायल, टेंशन मत ले। घर ही में रहेगी पायल तू। क्या? कुछ नहीं रे। क्या सब्जी खाई बोलो। हाँ, अब यहाँ से टॉपिक नेचर, ये भी पूछा जाता है ना, द्रवों के दाब को प्रभावित करने वाले, द्रवों के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, इन पर बात हो चुका है। ठीक है, इसकी भी टेम्परेचर, राउल्ट का नियम में बोला था ना, इधर को आपको केवल पूरी चीज को पढ़ने के लिए ही याद करना है। ठीक है, राउल्ट के ये सिर्फ समझने के लिए, ग्राफ और आपको, और आपको याद वहां से करना है अगर आपको पढ़ना है तो। ये वाली ग्राफ अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली ग्राफ पता होनी चाहिए, इसके लिए राउल्ट का नियम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो राउल्ट नियम है वो हमारा ये वाली टॉपिक को क्लियर करता है। किसको क्लियर करता है, आदर्श और अनादर्श को। ये आईएमपी है, आदर्श और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, इसके लिए राउल्ट का टोटल नियम आपको पता होनी चाहिए, और ये वाली चीजें आपको याद होना चाहिए। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन में अंतर भी पूछा जाता है। ठीक है, साथ साथ में धनात्मक और विचलन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शन करने वाले
विलियन को भी पूछा जाता है। इसमें अंतर भी पूछ सकता है या पर्टिकुलर भी पूछा जाता है, तो ये चीज है। स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो ये जो मेन टॉपिक है उस पर आपको पेपर के पर्पज से अच्छे से पढ़ना है। स्थिर क्वाथी मिश्रण में अंतर भी पूछा जाता है। निम्न इजोटोप और हाई इजोटोप साथ साथ में कभी कभी यहाँ पर एग्जाम्पल भी पूछ दिया जाता है, तो ये भी पता होनी चाहिए, 1-2 नंबर का, कम से कम 2। ठीक है, तो ये जो तीसरी स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे सवाल आएंगे, ये चीजें पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे वाले इस वाले स्लाइड में बहुत सारी चीजें थे। क्या क्या बोला इस स्लाइड में? हेलो, आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है, साथ में एजियोट्रोप और स्थिर क्वाथी और हाँ स्थिर क्वाथी मिश्रण उच्च और निम्न दोनों, अंतर भी पूछ सकता है या पर्टिकुलर भी पूछता है इसमें से। ठीक है, यस सर। और लास्ट में क्या आता है, चौथा स्लाइड, इसको बंद करता हूँ। मेरा वीडियो भी बंद था क्या? कैसे योगिता, वीडियो बंद था क्या मेरा? अब इसके लिए तो तुमको कमर कस ले रहना है चारों अनुसंख्यक गुणधर्म को। कौन कौन से अनुसंख्यक गुणधर्म है? ये 4 अभी आपने पढ़े हैं। वाष्प दाब में अवक्षेपित अवनमन, और साथ में आपको क्या पता होना चाहिए, इसका क्या पता होना चाहिए, विलेय की मोलों के साथ, एमबी के साथ ये रिलेशन आपको आना चाहिए, विलेय के प्रेक्षित अनुभार के साथ गणना। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन। फिर दूसरा क्या था तुम्हारा, क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का ये पूरी डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं। साथ साथ में ये वाले रिलेशन आपको पूछा ही जाता है पेपर में। क्वथनांक में उन्नयन हेतु विलेय के द्रव्यमान के साथ उसकी क्या करना, गणना करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या पूछा जाता है आपका, हिमांक में अवनमन वाला। और क्या पूछा जाता है, हिमांक में अवनमन का अनुप्रयोग भी कई बार पूछा गया है, तो 1-2 नंबर में पूछ देता है, वो याद रखे रहना। हिमरोधी किसको बोलते हैं, ये भी पता होनी चाहिए। एंटीफ्रीज हिमरोधी किसको बोलते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉन को। ठीक है, ये वाला ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है प्रासरण दाब, और प्रासरण दाब का रिलेशन भी आता है। इसमें प्रासरण दाब सीधा सीधा पता होनी चाहिए पेपर के पर्पज से, कि जो प्राशन की क्रिया को रोकने के लिए जरूरी दाब होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। और साथ में ये चीजें पता होनी चाहिए, इसका भी रिलेशन प्रासरण दाब के लिए, या ये वाली रिलेशन। नेक्स्ट है ये जो रिलेशन है, ये प्रासरण दाब का अनुभार के साथ गणना। पढ़ना आपको सब है, लेकिन पेपर के पर्पज से क्या पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। आप एग्जाम के लिए अलग तैयारी करते हैं और अपना स्किल डेवलप के लिए अलग तैयारी करते हैं। अगर आप लट्ठू तोता हो जाओगे कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। कई बार मैं बोल चुका हूँ 11वीं क्लास से। और ये बर्कले हर्डले का नियम भी पूछा जाता है, ये बना ले रहना। ठीक है, बर्कले हार्टले का। ठीक है, इसके बाद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट में ये आता है वाट हाफ कांस्टेंट किसको कहते हैं। इतना ही है, आपको ज्यादा चीजों में फोकस नहीं करना, लेकिन पूरे समझने के लिए आपको पूरी टॉपिक को पढ़ना होगा, डिटेल से पढ़ना होगा, और पेपर तभी आपका क्लियर होगा। ठीक है, यस सर। आज के लिए धन्यवाद। यस सर। ठीक है, एक टॉपिक खत्म होता है। हाँ बोलिए। आप पूछ रहे थे ना कि आप